बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बच्चों, हम लोग एमडी कैट में बुक 2 को स्टार्ट कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी जारी थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हैं, जिसमें हम पीरियड्स के बाद अब ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। जिस तरह हमने पीरियड में देखा कि पीरियड नंबर सेकंड और पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया था सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक। सिमिलरली हम ग्रुप्स में भी बड़ा अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे अप टू द यूएचएस सिलेबस एमडी कैट का जो डिजाइन किया गया। तो उसमें बेटा ग्रुप 2A एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 7A एलिमेंट्स यानी हैलोजेंस का मेजर रोल है। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस का भी जिक्र किया गया है, लेकिन बहरहाल हम इनको अब एक एक करके टेकअप करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा हम ग्रुप 2A एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2A एलिमेंट्स को ऑब्वियसली याद करना पड़ेगा हमें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम क्योंकि रेडियोएक्टिव होता है इसलिए उसको रेड कलर में मेंशन कर दिया गया है। अब देखते हैं जी ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सेकंड ए ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होंगी और फिर टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होंगी। तो बेटा एक आसान सी बात कि एटॉमिक नंबर तो जाहिर बात है नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नजर ही आ रहा है आपको। इसके साथ मास नंबर भी इंक्रीज होता है या एटॉमिक मास आप कह लें इसको। देन एटॉमिक रेडियाई, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। आयोनिक रेडियाई भी बढ़ रहा है डाई पॉजिटिव आयन का। M पॉजिटिव 2 का मतलब है डाई पॉजिटिव कैटायन का रेडियस बढ़ रहा है, यानी बेरिलियम पॉजिटिव 2 स्मॉलर है, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 लार्जर है एंड सो ऑन। और इस आयोनिक रेडियाई के बढ़ने का मतलब है चार्ज डेंसिटी कम होती चली जा रही है। चार्ज डेंसिटी कम होती चली जा रही है, जिसका जिक्र यहाँ आना चाहिए। नंबर ऑफ शेल्स ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं। बेरिलियम में सिर्फ 2 शेल है, मैग्नीशियम में 3 है, ठीक है। यानी सेकंड पीरियड एलिमेंट है 3rd, 4, 5 एंड 6। इतने ही इनमें सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ शेल्स हैं। शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ता चला जा रहा है ऑफ अंडरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो वैलेंस शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी तमाम एलिमेंट्स की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड ए ग्रुप की, इट इज NS2 where N stands for period number and it starts from period number 2 and reaches up to period number 7 रेडियम का। यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 and the last one is 7s2। डेंसिटी भी ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज, केमिकल रिएक्टिविटी। ऊपर से नीचे केमिकल रिएक्टिविटी बाय लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज हो रही है, गैर मामूली तौर पर इजाफा है। वैसे तो ये सारी की सारी मेटल रिएक्टिव हैं, यानी नन ऑफ दीज मेटल्स फाउंड फ्री इन नेचर। इनके सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, कलोराइड्स वगैरह अर्थ क्रस्ट में अबंडेंटली मौजूद हैं। स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम तो बहुत ही बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि फर्स्ट 10 जो एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट अबंडेंट हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का नाम भी मौजूद है। सी वाटर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम वहां से निकाला जाता है। अब देखना बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज होती है। अभी हमने जिक्र किया कि केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। उसके इंक्रीज होने की रीजन क्या है? उसकी इंक्रीज होने की रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी तेजी से ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, और इसके डिक्रीज होने से जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो बहुत फास्ट रिएक्ट करती हैं। दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो बेरिलियम की भी मैग्नीशियम आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम की कम है, कैल्शियम की उससे कम है, स्ट्रोंशियम की और कम है, बेरियम की और रेडियम की सबसे कम है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी की कमी की वजह से रिएक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। सो एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात हम पीरियड वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट हैज अ आयोनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, दोनों चीजें जो थी ना वो बड़ी गैर मामूली है इनकी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी गैर मामूली तौर पर कम है।
क्योंकि ये NS2 रखते हैं और जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये NP1 में कन्वर्ट होंगे एंड ऑल ऑफ दीज आर रिलक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन P0 टू अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन P1, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी बहुत गैर मामूली तौर पर कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे बढ़ रही है, बेरिलियम की सॉरी गलत बोल दिया, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और रेडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से जब इनके हैलाइड्स का जिक्र किया जाता है, जब इनके ऑक्साइड्स का जिक्र किया जाता है, जब इनके हाइड्रोक्साइड्स का जिक्र किया जाता है तो पता चलता है कि ऊपर से नीचे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो ये थी जनाब वो प्रॉपर्टीज जो पहले हमने डिस्कस किया, ऊपर से नीचे इंक्रीज होंगी और फिर हमने डिस्कस किया जो ऊपर से नीचे की जानिब डिक्रीज होंगी। ये एक पैराग्राफ में आपके लिए समराइज किया गया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। जो बकायदा कोर्स आउटलाइन में मेंशन किया गया कि यू हैव टू स्टडी द रिएक्शन स्पेशली एम्फसाइजिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड विद वाटर। तो सबसे ऊपर ऑक्सीजन है बेटा, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और MO बनाती हैं, यानी ऑक्साइड बनाती हैं। MO ऑक्साइड बनाने का मतलब क्या है कि M के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है, जैसे कि नजर आ रहा है। अब ये देखें कि रिएक्टिविटी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ रिएक्टिविटी जो है ना वो बेरिलियम से रेडियम की तरफ बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। बेरियम तक हमने डिस्कशन को कन्फाइंड रखेंगे, रेडियम रेडियोएक्टिव होता है उसको अलग डिस्कस किया जाता है। तो देखें बेरिलियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से गैर मामूली तौर पर कम है, मैग्नीशियम की कैल्शियम से कम है और बेरियम की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यानी रिएक्टिविटी हम पढ़ चुके कि ये रिएक्टिविटी चाहे ऑक्सीजन के साथ हो या वाटर के साथ हो या हेलोजन के साथ हो, ये रिएक्टिविटी इस तरह बढ़ती है। लेकिन बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर but readily oxidizes to beryllium oxide when it is heated up to 800 डिग्री सेल्सियस। ये बेरिलियम। साथ ये भी याद है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग डेवलप हो जाती है ऑफ द ऑक्साइड्स। BeO पूरे बेरिलियम के ऊपर एक कोट बना लेगा, MgO पूरे मैग्नीशियम के ऊपर एक बारीक सा कोट बना लेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा, फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए बेरिलियम ऑक्साइड बनने के बाद बेरिलियम डज नॉट गेट टार्निश्ड, सिर्फ उसकी सिल्वरी जो अपीयरेंस है वो गायब हो जाती है। हम जानते हैं कि मेटल्स जब प्योर स्टेट में होती हैं तो दो ही कलर वो शो करती हैं, वन ऑफ देम इज सिल्वरी व्हाइट, द अदर वाज इज गोल्डिश व्हाइट। गोल्ड, कॉपर, टाइटेनियम ये गोल्डिश व्हाइट है, जबकि तकरीबन बाकी तमाम मेटल्स जो हैं वो सिल्वर की तरह सिल्वरी व्हाइट हैं। तो जब बिल्कुल हमारे पास फ्रेश बेरिलियम का पीस मौजूद है तो वो आपको सिल्वरी व्हाइट नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको हवा में रख दें, ठीक है, तो उसके बाद आहिस्ता 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 इट बिकम्स इट लूजेस इट्स सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस एंड बिकम्स टार्निश्ड। टार्निश जरूर होगी लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। मैग्नीशियम से बेरियम तक रिएक्टिविटी बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम जो है ना वो इनके ऊपर जो लेयर डेवलप होती है वो टूटनी शुरू हो जाती है और नीचे वाली जो लेयर है वो फिर फर्दर रिएक्ट कर जाती है और आप कह लें कि कोई प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप नहीं होती। बेरिलियम और मैग्नीशियम पर प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप होती है। बेरियम की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि अगर बेरियम को हवा में छोड़ दिया जाए तो वो बेरियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाए, 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस से बेरियम को हीट किया जाए तो वो बेरियम ऑक्साइड के बजाय बेरियम परऑक्साइड बना देता है, एक स्टेप आगे चला जाता है। तो बेटा ऑक्साइड से परऑक्साइड और परऑक्साइड से आगे सुपर ऑक्साइड बनाने की जो एबिलिटी है वो हमेशा याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कैटायन। तो क्योंकि बेरियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए वो O2 2 पॉजिटिव आयन को हैंडल कर सकता है, तो जिसकी वजह से वो बेरियम ऑक्साइड बेरियम परऑक्साइड बना लेता है। ये जो बेटा ऑक्साइड्स बने हैं सारे के सारे, when they react with water, all of these are dissolved in water to give metal hydroxide, जो कि जरूरी पता है कुछ उनमें से वाटर सॉल्युबल है कुछ नहीं है।
बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्साइड, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है, लेकिन बेरिलियम की सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का और ज्यादा, स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन का मजीद ज्यादा, और बेरियम और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब बढ़ेगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता चला जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। एज द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेरियम ऑक्साइड बहुत स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन ये जो सबसे पहले वाला है ना बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, बाकी सारे बेसिक इन नेचर है, ये अकेला एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि इट रेडिली रिएक्ट्स विद द एसिड्स टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड आल्सो रिएक्ट विद द बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स। बेरिलियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो बेरिलियम सल्फेट बनता है, और इसी बेरिलियम ऑक्साइड को इसके बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो सोडियम बेरिलेट बन जाता है। दोनों सूरतों में साल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी इट इज एबल टू एक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। अब आते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया, रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा बेटा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं, तो लेफ्ट साइड पर होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बहुत कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कम है, देयरफॉर दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने से क्या होता है कि जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो वाटर को भी रिड्यूस कर देता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना शुरू कर देता है। यानी सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, लेकिन बेरिलियम जो था ना वो ये काम नहीं करता। बेरिलियम इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, कोई रिएक्शन नहीं है। इवन अगर आप बेरिलियम के पीस को रेड हॉट भी कर दें और फिर उसके ऊपर वाटर डालें तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है। इसलिए हमने ये देखा कि मैग्नीशियम वाटर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जबकि बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रूम टेंपरेचर पर रिएक्ट कर जाती हैं और रिएक्टिविटी नीचे बढ़ रही है। यानी बेरियम का रिएक्शन थोड़ा वायलेंट होता है। अच्छा, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस बट दे आर वीकर बेसिस एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू इसके पीछे यानी अल्कली मेटल जो होगी वो क्या होगी बेटा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इन अल्कली मेटल्स को छोड़कर यानी फर्स्ट एक ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने हाइड्रोक्साइड्स हैं उनके मुकाबले में दे आर मच स्ट्रॉन्गर बेसिस। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वीकेस्ट बेस होगा और नीचे की तरफ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड डेवलप हो रहा है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डेवलप हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेवलप हो रहा है, ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं बेटा इनकी लेटेस्ट एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड पहली बात बनता ही नहीं है, अगर आप जबरदस्ती बना बनू लें तो बड़े आराम से डिकम्पोज होकर वापस बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही वीकर बेस के तौर पर ऐड करता है और सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती की वजह से ये हमारे सामने आ जाता है कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इनमें से चंद एक के स्पेशल नाम हैं, वो नाम आपने डायरेक्ट याद करने, वो आपके लिए इस जगह पर लिख दिए गए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो वाटर सस्पेंशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये सस्पेंशन सी बनती है। तो ये जो सस्पेंशन बनती है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और ये स्टमक एसिडिटी को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। कैल्शियम का जो ऑक्साइड है CaO, ये लाइम कहलाता है या क्विक लाइम भी इसको हम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड है बेटा, वो स्लेक्ड लाइम कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में, इसकी सॉल्युबिलिटी बहरहाल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये पार्शियली सॉल्युबल है। इसकी सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है। और ये मिल्क ऑफ लाइम जो है ना, आप जानते हैं कि व्हाइट वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी दीवारों पर सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है। और आखिर में आ गया कि अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी के अंदर बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाए और वो बिल्कुल क्लियर हो, यानी इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम सिर्फ डिसॉल्व करें जो पानी में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन बिल्कुल ऊपर से नीचे दाएं से बाएं बिल्कुल क्लियर हो, तो उसको हम लाइम वाटर कहेंगे। एंड लाइम वाटर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास करने से इट टर्न्स मिल्की, और इसके मिल्की होने की वजह क्या है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। बेटा देखें, यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बातें आपने शुरू कर दी हैं। बेटा बातें पता क्या, ये सारी की सारी आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए इनको पढ़ लेना और इनको याद रख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दफा आपके कानों से ये बातें गुजर जाएंगी तो अगर आप किताब में से नहीं भी रिवाइज करेंगे तो खुदा ना खास्ता इससे रिलेटेड, यानी उम्मीद तो नहीं है कि इसमें से कोई एमसीक्यू बनेगा, लेकिन अगर बन जाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात है तो फिर आप उसको हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। रहना तो पेपर सेटर को आउटलाइन के साथ ही है, लेकिन सम टाइम वो वेवर्ड हो जाते हैं क्योंकि बहुत लिमिट है उनके पास। तो बेटा ये था सेकेंड ए ग्रुप के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और सेकेंड ए ग्रुप की केमिकल रिएक्टिविटी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और हम सेवंथ ए ग्रुप की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सेवंथ ए ग्रुप को हम जानते हैं हेलोजेंस कहलाते हैं। लफ्ज हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलो मीन रॉक और जेन मीन जनरेटर, यानी रॉक फॉर्मिंग मटेरियल्स। क्योंकि जितनी भी चट्टानें पहाड़ वगैरह मौजूद हैं इनमें बहुत सारे हेलाइड आयंस मौजूद हैं, यानी किसी में फ्लोराइड है तो क्लोराइड है तो ब्रोमाइड तो आयोडाइड एंड एस्टाटीन और बाकी भी एलिमेंट मौजूद होंगे। वो सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट मैंने आपके सामने लेफ्ट साइड पर अपनी लेफ्ट साइड पर और आपके राइट साइड पर लिख दिए हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को तो आप जानते हैं। एस्टाटीन उसी तरह रेडियो एक्टिव है, जैसे कि ये भी रेडियम भी रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम 84 जो कि ऑक्सीजन ग्रुप का आखिरी मेंबर है, वहां से पीरियोडिक टेबल के रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और 84 से ऑनवर्ड सारे ही रेडियो एक्टिव हैं, यानी उनके तमाम यहां पर एक सप्लीमेंट्री सी बात आपको बता दूं, एडिशनल बात। व्हाट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? A radioactive element is that whose all isotopes are radioactive in nature. उसको radioactive element कहा जाता है। नहीं तो कार्बन 12, 13 और 14, कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, एलिमेंट नहीं है। कार्बन रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है। सोडियम का भी एक आइसोटोप रेडियोएक्टिव होता है, हाइड्रोजन का भी एक आइसोटोप रेडियोएक्टिव होता है, लेकिन वो आइसोटोप रेडियोएक्टिव है। जब आप कहेंगे जी एक एलिमेंट रेडियोएक्टिव है, इट मींस कि उसके सारे आइसोटोप रेडियो एक्टिव। तो एस्टाटीन का मतलब आपने बात याद रखनी है क्योंकि इसकी तो लिखी हुई है किताब में। 8.4 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, यानी इसकी जो मुख्तलिफ आइसोटोप हैं उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है वो 8.4 आवर्स है, बाकियों की बातें छोटी होगी। अब असल बात पर आ जाते हैं जी, ये इतना इंट्रो काफी है इसका। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैलोजेंस की ऊपर से नीचे डिग्रीज होती है। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, और ऊपर से नीचे ये तीनों प्रॉपर्टीज बड़ी तेजी से डिग्रीज होती नजर आ रही है। सिमिलरली एक चौथी प्रॉपर्टी भी है जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ देयर नेगेटिव आयंस, यानी फ्लोराइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्लोराइड आयन की थोड़ी कम है, ब्रोमाइड की और कम, और आयोडाइड आयन की सबसे कम। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बारहा मर्तबा पढ़ते हैं कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। वो कहते हैं फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन।
इसका मतलब है कि फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कम हो रही है, वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा हो। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 मॉलिक्यूल, ये दोनों बड़े गैर मामूली हैं। अब यहां पर देखें, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। फ्लोरीन को रेड में लिखने का मकसद ये है कि फ्लोरीन शुड बी हियर, इस जगह पर होना चाहिए था सबसे ज्यादा, लेकिन वो यहां पर, इसलिए उसको अलग से कलर से मेंशन किया गया। क्यों वहां पर है कि फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में जाते हैं, पीरियड नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो जब आप फ्लोरीन तक पहुंचते हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस इतना छोटा हो जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी इट कंडेंसेस इनटू द एटॉमिक कोर, वो बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट तो होता है न्यूक्लियस से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन it has to face a large repulsion as compared to the chlorine, bromine and iodine। यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा करता है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं आती जो आनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्लोरीन को वहां पर लिखा हुआ है -349, -326, -322, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खासी कम हो जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी आपने X2 बॉन्ड को तोड़ना है, जब आप X2 बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर वही स्टोरी कि फ्लोरीन को यहां होना चाहिए था लेकिन वो यहां नजर आ रहा है, उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और फ्लोरीन का जो F2 मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेचारा दो दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान आ चुका है। लेफ्ट साइड पर कौन है? फ्लोरीन। राइट साइड पर कौन है? फ्लोरीन, और दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स बोथ द फ्लोरीन एटम्स, जिसकी वजह से बहुत थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने से वो ब्रेक हो जाता है। ये बिल्कुल इस तरह है कि आपके पास एक रबर बैंड है और आपने उसको पूरी अपनी इलास्टिक लिमिट से खींचा हो कि अगर आप उसको मजीद खींचेंगे तो टूट जाएगा। अब आप उस रबर बैंड को पूरा खींचने के बाद उसके ऊपर शेविंग ब्लेड को जरा टच ही करेंगे ना, वो टूट जाएगा, यानी बहुत थोड़ी एनर्जी देने से वो टूट जाता है। मतलब क्या? जबकि उसी शेविंग ब्लेड को लूज हालत में रखा हुआ आपने और उसको उसी शेविंग ब्लेड से आप काटने की कोशिश करें तो आपको बकायदा कट करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर टूटेगा, फिर वो कटेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन की वेरी लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की रीजन उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये था बेटा केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। तमाम हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उसकी वजह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा था कि दे हैव वेरी हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स, और इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से सबके ज्यादा है, जबकि फ्लोरीन का सबसे ही ज्यादा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव गैस कोई नहीं है, ठीक है जी, नेचुरली अकरिंग गैस है फ्लोरीन, एक नेचुरली अकरिंग गैस। अच्छा जी, आखिरी बात जो हमने ये करनी है इसी हवाले से, एक किताब का एमसीक्यू है जो बच्चे अक्सर गलत सॉल्व कर देते हैं। वो कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिएक्ट डायरेक्टली विद गोल्ड टू कन्वर्ट इनटू गोल्ड 3 पॉजिटिव आयंस, यानी Au को Au पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट कर देगा। अब बच्चे उसके नीचे क्लोरीन को टेक कर देते हैं, फ्लोरीन को छोड़ के। गलत जवाब। फ्लोरीन ये काम सबसे आसानी से करेगा, उसकी वजह कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है। अगर आपने इसकी कंफर्मेशन लेनी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक खोलें फर्स्ट ईयर की बुक में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लें, गोल्ड सेकंड लास्ट पर मौजूद है और फ्लोरीन उसके नीचे, जबकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड से कम है। तो हाउ इट पॉसिबल कि क्लोरीन गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर देगी? नहीं, इट इज द फ्लोरीन जो गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर सकती है। ठीक होगा बच्चों? लो जी, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। और ये बेटा टीएस जो है
ये नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इसको सर आपने बड़े गैर मामूली अंदाज से लिखा। तो बेटा इसको गैर मामूली अंदाज से लिखने की वजह ये है कि ये और बाकी सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से बनाए गए हैं, और ये 2020 में इस पीरियोडिक टेबल में एंटर किया गया है। ठीक है, टेनिसाइन इसका नेम है और 117 इसका एटॉमिक नंबर है। ये भी जारी बात है हैलोजन में ही शामिल किया जाएगा, और इसके भी सारे आइसोटोप रेडियोएक्टिव। अब आते हैं जनाब क्लोरीन की इस लाइन, कोर्स आउटलाइन जो लिखी हुई है प्रॉपर्टीज के बाद, वो कहता है क्लोरीन की आपने दो प्रॉपर्टीज और डिस्कस करनी है। क्लोरीन एज ए वाटर डिसइंफेक्टेंट यानी वाटर प्योरीफायर, और साथ उसने ये लिखा है जनाब कि क्लोरीन एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी आपने करना है। तो इन दोनों को भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बेटा क्लोरीन कैसे इस्तेमाल होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए? तो गंदा पानी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये क्लोरीन उसके अंदर डिसॉल्व कर दी जाती है। क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करने के बाद HOCl और HCl बनाता है। ये जो HOCl है बेटा, ये एक न्यूट्रल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और ये बड़े इत्मीनान से किसी भी, लेट्स से कि ये पैथोजन है और इस पैथोजन की ये मेम्ब्रेन से अंदर एंटर हो जाता है। जब ये मेम्ब्रेन से अंदर एंटर होता है तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं उसके ये फंक्शन को या तो बिल्कुल खत्म कर देता है या उनके फंक्शन में रुकावट डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है या वो बिल्कुल ही किल हो जाता है। और इस तरह ये क्लोरीन बड़ी आसानी से वाटर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज की जाती है। बेटा किताब में इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि इसके नुकसानात क्या हैं, वो इस हेडिंग के नीचे डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, वहां पर उसको इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा, यानी वो भी सिलेबस का हिस्सा ही समझे आप। फिलहाल आप ये देखें कि HOCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इट पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, एंटर इनटू द सेल, और वो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी बॉडीज हैं वगैरह वगैरह जो भी मौजूद है वहां पर, और न्यूक्लियस है, वो उनमें से किसी एक के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शंस हैं या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे, जिसकी वजह से वो सेल डेड हो जाएगा या उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, और इस तरह वाटर क्लीन हो जाता है। अब आते हैं जनाब क्लोरीन एज ए ब्लीचिंग एजेंट। लेकिन यहां पर एक और बात मैं आपको गैर मामूली बताता हूं, जिन एलिमेंट्स को या जिन मटेरियल्स को आप डिक्लेयर करते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो याद रखिए वो ब्लीचिंग एजेंट्स भी होते हैं और वो डिसइंफेक्टेंट्स भी होते हैं, यानी वो पैथोजेंस को भी किल करेंगे, वो बैक्टीरिया को भी किल करेंगे, इवन अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल खुद कर लें तो आप भी गए, ठीक है, क्योंकि इनका मतलब होता है कि ये लाइफ किलर्स हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो आप कह लेंगे डिसइंफेक्टेंट है, और सबसे स्ट्रॉन्गर ब्लीचिंग एजेंट भी है। अब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसके साइड रिएक्शन इतने ज्यादा हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि क्लोरीन भी बड़ी हैजर्डस गैस है, इसके हैजर्डस नेचर को जानते हुए हम इसके बजाय सोडियम हाइपोक्लोराइड या पोटेशियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड साल्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो यही काम करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। अब आते हैं क्लोरीन एज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो जब हम बेटा पल्प ब्लीचिंग की बात करते हैं, यानी कागज को ब्लीच करते हैं, तो कागज को बनाते हुए पल्प की ब्लीचिंग की जरूरत क्यों? जब बेटा पल्प बनाई जाती है तो उसमें एक एरोमेटिक पॉलीमर मौजूद होता है जिसका नाम है लिग्निन, और ये लिग्निन जो है ना, ये उस जो पल्प बनी है डाइजेस्टर में उसको ब्लैक कर देता है, और फिर उसको फिर जब पल्प वॉशिंग की जाती है बहुत सारा लिग्निन दोबारा रिमूव हो जाता है, लेकिन कुछ लिग्निन अभी वहां पर रह जाता है। जो थोड़ा सा लिग्निन रह जाता है वो इस पल्प को ब्राउन कर देता है, और इस ब्राउन पल्प से आप पैकिंग कार्टून्स तो बना सकते हैं, लेकिन राइटिंग पेपर या प्रिंटिंग पेपर या करेंसी नोट का पेपर आप नहीं बना सकते, इसलिए इस पल्प की ब्लीचिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको ब्लीच करने के लिए हम इसको ब्लीचिंग टावर में डालते हैं। ब्लीचिंग टावर में डालने के बाद, यानी पल्प को, ठीक है, पल्प को ब्लीचिंग टावर में डालने के बाद उसके अंदर क्लोरीन को एंटर किया जाता है एट 4 to 5 बार प्रेशर। 4 to 5 बार प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 to 5 ATM, और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। ये काम 45 to 60 मिनट किया जाता है, यानी जब प्रेशर इनिशियल 4 बार होता है और जब 5 बार हो जाता है तो फिर हम क्लोरीन एंटर करना बंद कर देते हैं। सिमिलरली उस क्लोरीन को अंदर स्टे कराया जाएगा और उसको मुसलसल हिलाते रहेंगे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से
45 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके 45 से 60 मिनट। जब ये गुजर जाएंगे तो फिर उसको ओपन कर दिया जाता है, प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है और अब इसको बहुत सारे गर्म पानी से धोया जाता है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके मकासद क्या है जी? इसके मकासद हैं कि जो एक्स्ट्रा क्लोरीन वहां पर रह गई है उसको रिमूव किया जाएगा। रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा क्लोरीन इज कॉल्ड एज एंटी क्लोरीनेशन, और एंटी क्लोरीनेशन जो मटेरियल करता है उसे एंटी क्लोर कहा जाता है। यहाँ पर हॉट वाटर जो है वो एंटी क्लोर के तौर पर यूज किया जा रहा है। अब पल्प जो है ना बिल्कुल ब्लीच हो चुकी है, इट इज नाउ प्योर व्हाइट, और अब इससे पेपर बनाया जा सकता है और इस पेपर के ऊपर बाद में फिर प्रिंटिंग या राइटिंग की जा सकती है एज पर डिजायर। ठीक है बच्चों, ब्लीचिंग ऑफ पल्प विद हेल्प ऑफ क्लोरीन पढ़ लिया हमने, अच्छी तरह से हमें समझ आ गई कि 4 to 5 बार प्रेशर पर हम ये सारा काम करेंगे और आखिर में वाटर से उसको एंटी क्लोरीनेट करेंगे हम, जिसको वाटर में हम एंटी क्लोरीनेटिंग एजेंट बोल रहे हैं, हम उसको एंटी क्लोर बोल रहे हैं। अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जो यूएचएस कोर्स आउटलाइन में इसका जिक्र किया गया और वह है क्लोरीन रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा। तो बेटा कास्टिक सोडा जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। It is a redox reaction. A redox reaction in which an element simultaneously undergoes oxidation and reduction. वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो तो हम उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी नजर आ रही है, तो क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोरीन ही रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन इस चैप्टर का भी हिस्सा हैं, इससे पीछे वाले चैप्टर का भी बहुत हिस्सा है, पर फिलहाल हम अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में से क्लोरीन गैस को पास किया जाए तो ये रिएक्शन इतना स्विफ्ट है और इतना तेज है और इतना आसान है कि ये 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पर भी बड़े आराम से हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बड़े आराम से रिएक्शन हो जाता है। हम ये बेटा बात यहाँ पर क्लोरीन एज ए वाटर डिसइंफेक्टेंट में पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एंड इट इज प्रोड्यूसिंग HOCl, और ये जो HOCl है ये दर हकीकत अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। इसका नाम बेटा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। आपकी किताब में इसका फार्मूला ऐसे लिखा गया है NaClO। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपको ये याद रखना है कि क्लोरीन यहां पर सेंट्रल एटम नहीं है, सेंट्रल एटम सोडियम है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यानी Cl जो है वो साइड पर मौजूद है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है। तो दर हकीकत ये एक इस किस्म का रिएक्शन है, ये जो नजर आ रहा है आपको कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इस सेंस में है कि क्लोरीन वाटर से जब रिएक्ट करता है तो देखिए क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है, यानी Cl2 में जो एक एटम है वो HOCl में कन्वर्ट हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा HCl में कन्वर्ट हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो दो एसिड बन रहे हैं, एक HCl और दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HOCl को भी न्यूट्रलाइज करता है, NOCl बनाता है, HCl को भी न्यूट्रलाइज करता है, NaCl बनाता है, और ये 15 डिग्री सेल्सियस पर बड़े आराम से रिएक्शन हो जाता है। अब यहां पर देखें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर क्लोरीन की पॉजिटिव 1 है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ बेटा ऑक्सीडेशन। क्लोरीन की यहां ऑक्सीजन स्टेट 0 लेकिन यहां पर -1 है, तो इस क्लोरीन से यहां तक क्या हुआ बेटा रिडक्शन। तो क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की ही रिडक्शन हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ये जो मिक्सचर हमारे पास डेवलप हो गया, अगर इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए तो ये जो कंपाउंड बना है जिसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन होने के बाद वो सोडियम क्लोरेट में कन्वर्ट होता है और सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये देखें यहां पर +1 तो ये +5, यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन, ये +1 और ये -1, यहां से यहां तक रिडक्शन। लेकिन अगर इसको नेट रिएक्शन लिखा जाए कि हमारे पास कास्टिक सोडा है एट 70 डिग्री सेल्सियस और वहां पर आप क्लोरीन उसके अंदर से पास करते हैं, तो फिर ये ऊपर वाला रिएक्शन सरपास हो जाएगा,
डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन होगा और क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता हुआ सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर तो प्रोड्यूस होता ही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं क्लोरीन 0 से +5, 0 से -1 मींस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूएचएस कोर्स आउटलाइन में से ग्रुप्स के हवाले से बात मुकम्मल की। आप जानते हैं कि 2 एमसीक्यूज पीरियड में से उठाए जाते हैं, 2 एमसीक्यूज ग्रुप में से उठाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।